नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है सीलोम। सीलोम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, एक बार समझ लिया तो अच्छे से समझ आ जाएगी, नहीं समझे तो बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहोगे। इसलिए एक बार इसको ध्यान से सुनना, दैट व्हाट इज सीलोम। सीलोम होता क्या है? देखो मैंने आप लोगों को वहां दिखाया था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर थी, एक्टोडर्म, बीच में एंडोडर्म, अंदर सॉरी बीच में मीजोडर्म, अंदर एंडोडर्म थी ना वहां पे। तो सीलोम है क्या बेटा? सीलोम देखो, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या है हमारा? देखो, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसमें हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस सब कुछ आ रहा है। ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, दिस वन इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ से एनस तक लेकर। ठीक है, और ये है हमारी बॉडी वॉल। ये है हमारी बॉडी वॉल, मतलब ये बाहर से स्किन और ये अंदर से बॉडी वॉल, जो हमारी अंदर की बॉडी की लेयर है। ठीक है, तो ये बॉडी वॉल हुआ और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे होगे कुछ स्पेस है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल बॉडी वॉल से स्किन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, है ना। बॉडी वॉल है, फिर बीच में कुछ स्पेस है जहाँ पे कुछ कुछ फिल्ड है ना। तो यहाँ पे बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि गट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज नोन एज सीलोम। और ये सीलोम फ्लूइड फिल्ड होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। अब देखो ऐसा मान लो कि आप लोगों का रूम है। ठीक है, आप लोगों का रूम है, वो कंप्लीटली भरा हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली भरा हुआ है, उसमें कुछ भी न्यू रखने का, न्यू सामान आपने लिया है, कुछ भी रखने का स्पेस नहीं है। तो आप क्या करोगे? कैसे रखोगे अपना नया सामान? क्या करोगे? यही करोगे ना कि पुराने वाला जो सामान है उसको एडजस्ट करोगे। थोड़ा सा बोलोगे तू इधर जा, थोड़ा सा तू इधर शिफ्ट हो, थोड़ी तो जगह बनाओ कि मैं नया सामान रख सकूं। तो बीच में क्या करोगे? अपना सामान रखने के लिए आप थोड़े सामान को इधर शिफ्ट करोगे, थोड़े को इधर, तो बीच में एक स्पेस बन जाएगा, है ना। और दैट स्पेस इज नोन एज सिलोम। कि हमें कुछ तो रखना था, कुछ तो हमें रखना था, जिसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस खाली किया है। तो द स्पेस बिटवीन गट वॉल एंड द बॉडी वॉल इज नोन एज सिलोम। ठीक है, अब ये सिलोम क्यों होता है? क्या है इस सिलोम का काम, है ना। ये जो सिलोम है ना बेटा, जो सिलोमिक फ्लूइड से भरा हुआ है, इसमें हमारी बॉडी के इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स रखे जाते हैं, जैसे लंग्स है। ठीक है, और हार्ट है हमारा, किडनीज है। ठीक है, पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, ये पूरा जो फील्ड है ना, ये सिलोम वाले एरिया में रखा हुआ है। ठीक है, सिलोम एक ऐसा फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी जिसमें आए और हमने ऑर्गन्स रख दिए। जैसे फ्रिज खाली होता है, हम लाते हैं और सामान उसमें रख देते हैं। ऐसे रूम में हमने स्पेस बनाया, हमने सामान रख दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिलोम। अब यहाँ पे फॉर्मेशन, सिलोम की फॉर्मेशन कैसे होती है? वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म। सिलोम बनता कैसे है बेटा? देखो जैसे मैंने आपको बताया था, एक्टोडर्म थी, एंडोडर्म थी, मीजोडर्म थी। मीजोडर्म में जब स्प्लिटिंग होती है ना, मतलब मीजोडर्म जब ऐसे बीच में से खुल जाए, बीच में से टूट जाए, तो मीजोडर्म की सेल्स है, थोड़ी इधर हो गई, थोड़ी इधर हो गई, और बीच में गैप बन गया। मीजोडर्म की सेल्स में जब स्पेस आता है तो सीलोम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो मीजोडर्म स्प्लिट हुई, तो जो गट वॉल है उसके साइड में भी मीजोडर्म होगी, और जो उधर की बॉडी वॉल है उसके साइड में भी मीजोडर्म होगी। तो जो पूरा सीलोम है, जो स्पेस है, उसके इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड मीजोडर्म की लाइनिंग होती है। तो दैट इज नोन एज लाइंड बाय मीजोडर्म। ओके, अब जो सिलोम बनने का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सिलोमोजेनेसिस। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था दैट जेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, है ना। तो यहाँ पे सीलोम की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सिलोमोजेनेसिस। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है सीलोम बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी। द सीलोम फॉर्म्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थ्रू टू प्रोसेसेस। देखो बेटा, कुछ एडवांस ऑर्गेनिज्म में इसके अलग प्रोसेस होते हैं, और कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में इसका अलग प्रोसेस होता है बनने का। तो ये बनता है सीजोसिली, ये आपके में इतना डिटेल से नहीं है, पर मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रही हूँ। और एंटेरोसिली, मतलब या तो जैसे मैंने बताया मीजोडर्म की सेल्स है, वो डिवाइड हो जाएंगी, या फिर ब्लास्टोसील जो है, ब्लास्टोसील अभी क्या था, ब्लास्टोडम की कैविटी जो थी, उसमें स्पेस बन बन के यहाँ पे हमारे पास सीलोम बन जाएगा। ठीक है, अ, यहाँ दो टर्म लिखी हुई हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड सेकंड इज ड्यूटेरोस्टोम्स। ये क्या होता है? ये कौन सा नए टर्म डाल दिया मैंने इसमें? मैम भी पता नहीं क्या क्या नया नया लाती रहती है, कुछ समझ नहीं आता, है ना। देखो बेटा,
प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम क्या है? अभी मैंने आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पढ़ाया था, है ना? जो मैंने बोला था एस्केलमेंथीज से कॉर्डेट्स तक के लोगों में प्रेजेंट होता है, बताया था ना? तो वहां पे जब बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज से जब ये ट्यूब विद इन ट्यूब बनने लगता है ना? तो ये बनता है वही ब्लास्टोसील की कैविटी से ओपन होके। हम्म ब्लास्टोसील बहुत इंपॉर्टेंट कैविटी है, आप आगे जाके रिप्रोडक्शन में भी इसको काफी अच्छे से पढ़ोगे, और एक बार के लिए बस अच्छे से सुन लो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो जो ब्लास्टोसील कैविटी है ना, जब उससे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बनने लगता है, तो जिन ऑर्गेनिज्म में माउथ की फॉर्मेशन पहले होती है ना, जिन ऑर्गेनिजम्स में माउथ की फॉर्मेशन पहले होती है, प्रोटोस्टॉम्स में जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोसील का जो ब्लास्टोपोर है, वो पहले माउथ की फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान के ऑर्गेनिजम्स है, कुछ प्रोटोस्टोम कुछ ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में माउथ पहले बनेगा जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होगा, और ड्यूटेरोस्टोम में एनस पहले बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, माउथ पहले बनेगा एनस पहले बनेगा। वैसे डिफरेंस बेटा जो बोलते हैं एडवांस लेवल पे और भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर अभी आप लोगों का जितना इंट्रोडक्शन में है उतना आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि एक क्लास होती है, एक स्टेज होती है जिसपे हमें पर्टिकुलर नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट क्लास में सेंटेंस बनाना सीख जाएं, सब कुछ सीख जाएं। एक लेवल चलता है, स्टेजेस आती है जिसपे हमें पर्टिकुलर नॉलेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है, प्रोटोस्टॉम्स में माउथ की फॉर्मेशन पहले होगी, ड्यूटेरोस्टॉम में किसकी, एनस की फॉर्मेशन पहले होगी। क्लियर? ठीक है। अब सीलोम का फंक्शन क्या है? सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताया, सीलोम ऐसी कैविटी है जिसमें ऑर्गन्स को रखा जाता है ना? अब ये भी आपको मैंने बताया कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो ये क्या करती है, ऑर्गन्स जो रखे हुए हैं, जो भी ऑर्गन्स इसमें रखे हुए हैं, उसको शॉक से, इंजरी से प्रिवेंट करती है। थोड़ा बहुत हमें धक्का लग गया, थोड़ा बहुत किसी ने मुक्का मार दिया, है ना, तो हमारे ऑर्गन्स को कुछ नहीं होता है। दैट सिलोमिक फ्लूइड, दैट सिलोम प्रिवेंट्स अवर ऑर्गन, प्रोटेक्ट्स अवर ऑर्गन फ्रॉम इंजरी और शॉक। ठीक है, तो वो हमारे ऑर्गन को बचाता है। ठीक है इतना। सेकंड, स्पेस फॉर ऑर्गन मूवमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि सीलोम स्पेस है, उसमें सीलोम एक फ्लूइड है, थोड़ा बहुत ऑर्गन्स को इधर उधर होना है ना, थोड़ा बहुत उनको लग रहा है हाई एक जगह बैठे बैठे थक गए हैं, थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं, तो उसके लिए सीलोम उनको स्पेस देता है। ठीक है। थर्ड, सीलोम सर्व एज हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोलिक स्केलेटन। बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो सीलोम है ना, कहाँ प्रेजेंट है, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में। तो जो गट वॉल की मसल्स है वो थोड़ा बहुत ऐसे 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 मूवमेंट करती है ना? तो सीलोम क्या करता है, उन मसल्स के मूवमेंट की वजह से सीलोम भी थोड़ा सा मतलब शिफ्ट हो जाता है आगे। तो कॉज दैट कॉज स्केलेटन वाला जो मूवमेंट है, वो उन ऑर्गेनिज्म में सीलोम की वजह से होता है। ठीक है। और लास्ट इज, सीलोम जो है वो एक स्पेस क्रिएट करता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए, और जो हमारा वेस्ट जाता है जहां से, उसके लिए। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सीलोम जो है उसमें रिप्रोडक्टिव ओपनिंग ओपन होती है, और एक्सक्रिएटरी ओपनिंग उससे खुलती है। ठीक है। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि सीलोम गैमेट्स को स्टोर करता है, या फिर वेस्ट को एक तरह के लिए स्टोर करता है, इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और एक्सक्रिएटरी ओपनिंग दोनों ही सीलोम के अंदर, एक सीलोम के अंदर ओपन होती है और एक सीलोम से ओपन होती है। ठीक है। जैसे एक बंदा अंदर आए और दूसरा बाहर चला जाए, तो एक सीलोम के अंदर आता है रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, और एक सीलोम से बाहर जाती है। ठीक है, एक्सक्रिएटरी ओपनिंग। तो ये था हमारा सीलोम, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को सीलोम समझ आ गया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। सॉरी, उससे पहले हमारा आएगा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सीलोम क्या होता है, हम तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम ये तो बताएंगे कि सीलोम के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया गया है, कि सीलोम को देख के हम, या सीलोम से हम कैसे पहचान सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के हैं। तो वो देखते हैं आगे अब हम। अब यहाँ सीलोम की हेल्प से तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं सीलोम के बेस्ड पे? फर्स्ट है हमारे सीलोमेट्स। सीलोमेट्स मतलब, सीलोमेट्स को ट्रू सीलोमेट्स भी कहते हैं। सीलोमेट्स वो हैं जिनके पास सच में सीलोम प्रेजेंट है, सच में कैविटी एकदम सही तरीके से प्रेजेंट है, कुछ भी वो नहीं किया है, नकली माल नहीं प्रेजेंट, एकदम ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। और ये किस में होता है? एनिलिडा फाइलम से कॉर्डेटा तक। ठीक है ना? एनिलिडा से कॉर्डेटा तक जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें ट्रू सीलोम होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो सीलोमेट्स हैं, इनका दिखाया हुआ है, देखो कैसे दिखाया हुआ है, बाहर एक्टोडम, अंदर एंडोडम, ये वाली एंडोडम है ना,
ये वाली एक्टोडर्म। और मीजोडर्म में देख रहे हो यहाँ पे, मीजोडर्म की कुछ सेल्स अंदर शिफ्ट हो गई, कुछ सेल्स बाहर शिफ्ट हो गई, और उन्होंने स्पेस बना के सिलोम क्रिएट कर दिया। ऐसा ही तो बताया था ना मैंने आपको, है ना। तो सिलोमेट्स में अच्छे से एकदम सही तरीके से सिलोम प्रेजेंट होता है, बीच में मीजोडर्म की, आउटर मीजोडर्म और अंदर वाली मीजोडर्म के बीच में प्रॉपर कैविटी होती है, ठीक है। अब आता है सूडोसिलोमेट्स। यहाँ देखो सूडोसिलोमेट्स एनसीईआरटी का डायग्राम में बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ हर डायग्राम एनसीईआरटी का ही चिपका दूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सूडोसिलोमेट्स में क्या है, एंड एक्टोडर्म ठीक है अपनी जगह पे, एंडोडर्म भी अपनी जगह पे। अब मीजोडर्म यहाँ पे क्या 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 है, मीजोडर्म ने कुछ समझ सा नहीं आ रहा है ना। मीजोडर्म क्या हुई, यहाँ पे पाउचेस में एडजस्ट हो गई, मीजोडर्म के पाउच बन गए, इधर 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 अलग अलग पाउच बन गए, और इससे जो सिलोम बना है ना वो प्रॉपर नहीं बना, ठीक से नहीं बना, है ना। मीजोडर्म पाउचेस में अरेंज हो गई, तो जो सिलोम है, ये देखो ये जो सिलोम है, इस पे प्रॉपर लाइनिंग नहीं आई। जैसे यहाँ देखो ये सिलोम है ना, इधर देखो सिलोमेट्स में, इस पे प्रॉपर मीजोडर्म की लाइनिंग है अंदर भी और बाहर भी। यहाँ पे सिलोम पे लाइन नहीं आ पाई प्रॉपरली अच्छे से, ना तो अंदर की तरफ प्रॉपर आ पाई ना बाहर की तरफ आ पाई, तो सिलोम ठीक से बना नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने सीलोम बनाने की कोशिश तो की थी पर उनसे प्रॉपर बन नहीं पाया, सबसे सब काम थोड़ी ना हो पाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। चलो कम से कम इन्होंने ट्राई तो किया। और ये किसके अंदर होता है, एस्केलमेंथीज निमेटोड्स। एस्केलमेंथीज में बेटा देखना बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि ये बेचारे ट्राई तो कर रहे थे पर इनसे हो नहीं पाया, तो ये बीच में रह गए थोड़े से, ठीक है। तो ये सूडोसिलोमेट्स हुआ एस्केलमेंथीज में। अब लास्ट आता है एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स भाई हमें तो जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, हमें क्या करना है, रहने दो ऐसे ही, हम तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इनकी जो मीजोडम थी वो मीजोडम ही रह गई, इन्होंने सिलोम बनाने की कोशिश ही नहीं की। और ये बहुत ही अनएडवांस ऑर्गेनिज्म है। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, फ्लैट वर्म्स में, ठीक है। फ्लैटी हेलमिंथीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा उससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म, ये जो मैं बॉडी प्लान बता रही हूँ आपको, ये सब बता रही हूँ, ये पोरीफेरा में क्यों नहीं बता रही मैं आपको, मैं तो नहीं बताया आपको पोरीफेरा में क्यों। देखो पोरीफेरा बेटा, पोरीफेरा में होता ही क्या है, सिर्फ सेल का क्लस्टर होता है, कुछ कुछ सेल्स होती हैं, अब वो बेचारी क्या क्या ही बनाएंगी, कुछ सेल्स वो मिलके ही काम कर लेते हैं बस, थोड़ा बहुत जो भी उनको करना होता है। तो पोरीफेरा में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती, उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीलोम है वो एसिलोमेट्स में बनता ही नहीं है, होता ही नहीं, प्रॉपर मीजोडम प्रेजेंट होती है, और ऐसा देखने को मिलता है हमारे फ्लैट वर्म्स में, फ्लैटी हेलमिंथीज में। क्लियर है यहाँ पे सीलोम के बेस पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ यहाँ पे। एंड आई होप आपको प्रेजेंटेशन से बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हम लोग बोर्ड पे भी क्लास कर सकते हैं। क्लियर। अब आता है बेटा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। मैं बहुत ही इजी से तरीके से आपको बताती हूँ। ओपन में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड है या फिर हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ क्या होता है, ब्लड से सिमिलर ही एक फ्लूइड होता है। जैसे जैसे ब्लड में आयंस की कंसेंट्रेशन होती है वैसे ही हीमोलिम्फ में भी होती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ब्लड की जगह पे हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड, ठीक है, ब्लड के जैसा ही एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ब्लड और हीमोलिम्फ, अब हार्ट से जब पंप होता है, ये आप लोगों को पता है कि ब्लड को कौन पंप करता है, हार्ट पंप करता है। तो हार्ट जैसे ही ब्लड को पंप करेगा तो ये जो ब्लड है ना ये पूरा फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसके पास वेसल्स नहीं होती, इसके पास ट्यूब्स नहीं होती ब्लड को लेके जाने के लिए। जैसे ही हार्ट ने ब्लड पंप किया, यहाँ देखो देखो जरा एक बार देखो, हार्ट ने ब्लड पंप किया, आगे ब्लड पूरा बॉडी में फैल गया, कोई ट्यूब्स नहीं है इसके पास। इस तरह के जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सेप्ट दिस, इसमें क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक और चीज जो होती है वो क्या होती है कि ब्लड अब पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो हर सेल, हर टिश्यू, जो भी कुछ है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, है ना। अब जैसे मैं मेरे पास रूम है, मेरा एक रूम है, ठीक है, मैं उसमें पूरे रूम में पानी 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 फैला देती हूँ, ठीक है, तो जो रूम में जो भी चीजें वो डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में होंगी, समझ रहे हो ना। जहां जहां भी पानी फैला है, जो जो सामान है वो सब पानी के टच में आ जाएगा। ऐसे ही ये जो ब्लड है ये पूरा फैला होता है, और जितना भी सामान है ना, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी टिश्यूज है, वो सब डायरेक्टली इसके टच में होते हैं और डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं, जो भी उन्हें ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना होता है, वेस्ट का एक्सचेंज करना होता है, न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, वो सब कुछ डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इज क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा, ब्लड ऐसे फैला नहीं होता है हर जगह, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है अपने रूम को इन्होंने। ये क्या करते हैं,
जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड प्रॉपर आर्टरीज में, वीन्स में, प्रॉपर ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हर जगह फैल गया, प्रॉपर ट्यूब्स बनी हुई है उसमें फ्लो करता है। और ऐसा किस में मिलता है? वर्टिब्रेट्स में, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी मिलता है, जैसे एनलिड्स, अर्थवॉर्म, मोलस्क जैसे स्क्विड्स, ठीक है। यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स में, जैसे इंसेक्ट हो गए, स्पाइडर हो गए, स्नेल्स हो गए, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ऐसा, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे हार्ट ने ब्लड पंप किया, पूरा ब्लड वेसल्स में चला गया, ब्रांचेस 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 में फ्लो कर रहा है। ये देखो, ये रेड कलर से जो दिखाया हुआ है ना विजुअल डायग्राम में, यहाँ पे रेड पार्ट जो है, ये जो रेड पार्ट है ना, दैट इज ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड भी तो ऐसे ही है, आर्टरीज वीन्स में फ्लो करता है, हम तो हैं ही सबसे एडवांस, है ना। तो इस तरह से होता है यहाँ पे, ब्लड प्रॉपर ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। जहां ब्लड वेसल्स होंगी दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ओपन ब्लड होगा, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सिंपल था ना। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं कि किसमें कैसा मिलता है, बाकी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेगमेंटेशन। कौन सी नई चीज ले आई मैं यहाँ पे? देखो बहुत सुंदर सा जानवर बनाया है मैंने। सेगमेंटेशन देख रहे हो बेटा? सेगमेंटेशन क्या है कि बॉडी के ऐसे 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 बहुत सारे इक्वल इक्वल हिस्से कट कर दिए हैं, है ना। सॉरी, कट नहीं किए हैं, प्रॉपर कट नहीं किया, मतलब ऐसे लाइंस बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि इन लाइंस पे अगर हम जैसे कुछ भी मारेंगे तो वो कट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बॉडी, सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म के भी नाम से जानते हैं। सेगमेंटेशन को ही मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। और जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें मेटामियर्स भी बोलते हैं। सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, सेगमेंट्स, मेटामियर्स, क्लियर। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन बहुत सारे एनिमल्स में मिलता है, जहाँ पे बॉडी के इक्वल इक्वल या फिर कभी कभी अनइक्वल भी, इक्वल रिपीटेड सेगमेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4, कितने भी, ठीक है। और इन सेगमेंट्स को हम मेटामियर्स भी कहते हैं। अब हर सेगमेंट में ना, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हर सेगमेंट में, इस सेगमेंट में किडनी है, नेक्स्ट में भी किडनी है, नेक्स्ट में भी किडनी है, इस सेगमेंट में पैर है, नेक्स्ट में भी पैर है, नेक्स्ट में भी पैर है। देख रहे होगे आप इस ऑर्गेनिज्म में, देखो फर्स्ट से एंड के सेगमेंट तक सारे सेगमेंट में पैर है ना, सब में पैर है। तो इक्वल इक्वल नंबर ऑफ, या फिर हम बोलते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं, या जो भी कुछ कुछ काइंड ऑफ सिमिलर ऑर्गन या कुछ स्ट्रक्चर हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कैसे? अब देखो, सेगमेंटेशन का एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा शायद सेगमेंटेशन का एडवांटेज आपको और कोई ना बताए या आपको ठीक से समझ ना आए, पर मैं, एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, एडवांटेज गिवन नहीं है सेगमेंटेशन का, पर मैं बता रही हूँ कि अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो उसका फायदा तो आपको पता होना चाहिए, है ना। सेगमेंटेशन का एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि बॉडी में इतने सारे सेगमेंट है। तो बॉडी देखो, एक तो मेरा हाथ, मेरी ये जो बोन है, ये मेरी बोन है हाथ की, है ना, ये पूरी सीधी बोन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे 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 घुमा नहीं सकती, ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं कर सकती। यही अगर इसी बोन में इतने सारे कट्स होते हैं, जैसे मेरी वर्टिब्रल कॉलम में है, तो मैं ऐसे ऐसे मुड़ तुड़ सकती हूँ ना, है ना। तो बहुत सारे सेगमेंट्स होने की वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, इधर उधर मुड़ तुड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है कि अगर मेरे पास दो पैर है ना, नहीं मेरा तो एग्जांपल छोड़ो इसमें, है ना, ये जो एनिमल है इसके पास बहुत सारे पैर है। अगर इस एनिमल के पीछे वाले कुछ पैर या 2 3 पैर कट हो जाए तो क्या एनिमल चल नहीं पाएगा? बताओ मुझे, क्या ये चल नहीं पाएगा? बोलो। चल पाएगा, बिल्कुल चल पाएगा, इतने सारे पैर है, बाकियों की हेल्प से चल लेगा, है ना। अगर इसकी एक किडनी खराब हो जाती है तो भैया और किडनी को काम ले लेगा, और भी तो सेगमेंट्स में इतनी सारी किडनी है इसके पास, समझ रहे हो। तो रिडंडेंसी क्या होती है, अगर इसको कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो इस बेचारे को कुछ नहीं होगा। ये छोटा है पर दिमागदार है, इसको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने इतने सारे सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, उन सेगमेंट्स में इतनी सारी चीजें रखी हुई है, तो एक खराब हो गया दूसरे को काम में ले लेगा, समझ रहे हो। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि ये इन एनिमल्स को ना कुछ स्पेशलाइज्ड बनाती है। कैसे स्पेशलाइज्ड बनाती है? जैसे देखो, हर सेट में एनालिड्स में काइटी या ब्रिसल्स होते हैं, किसके लिए? लोकोमोशन के लिए, उनके चलने के लिए। ये स्पेशलाइजेशन है, हमारे अंदर नहीं है, हमारे सर पे पैर नहीं है, हाथ पे पैर नहीं है ना। इनके पास है, हर जगह पे पैर है, सर पे पैर है, बॉडी पे पैर है, पैर पे पैर है, ठीक है ना। तो ये स्पेशलाइजेशन है इनका, स्पेशलाइज बनाती है इनको, ठीक है। और लास्ट होता है एफिशिएंट लोकोमोशन, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। एफिशिएंट लोकोमोशन, भैया इतने सारे पैर होंगे, इतने सारे पैर होंगे, भागते रहेंगे इधर से उधर, है ना। कौन ही पकड़ पाएगा इनको? बहुत मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। 2 पैर से चलते तो थोड़ा बहुत एडवांटेजियस होता हमारे लिए, पर ये तो इतने सारे पैर हैं, चले जा रहे चले जा रहे, भागते जा रहे हैं, तो एफिशिएंट हो जाता है इनका लोकोमोशन, ज्यादा एडवांस हो जाता है, फाइन।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो बच्चे, दिस इज द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने इसकी हेडिंग नहीं डाली है, बट मैं, या पता नहीं डाली है, मुझे भी याद नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। नोटोकोड, नोटोकोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो नोटोकोड क्या है, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है। किसके जैसा? रोड जैसा, पाइप जैसा स्ट्रक्चर मान लो यार। रोड और पाइप में डिफरेंस क्या है? क्लोज्ड है ये, है ना। क्लोज्ड है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है रोड जैसा, बट रोड की तरह टाइट नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, सेमी फ्लेक्सिबल आप बोल सकते हो, या सेमी रिजिड भी बोल सकते हो, ऊपर लिखा भी हुआ है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रोड जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ नोटो कोड, ये रही हमारी नोटो कोड। यार मैं ऐसा हाईलाइटर ले लेती हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा है। वेट वेट वेट। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये है हमारी नोटो कोड, है ना। ये नोटो कोड है हमारी। और ये नोटो कोड आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर में, किसके नीचे प्रेजेंट है? बताओ जरा एक बार। यहाँ देख रहे हो, नर्व कोड पहले प्रेजेंट है, नर्व कोड पहले प्रेजेंट है, और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है नोटो कोड। तो नोटो कोड सिलेंड्रिकल सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, जो नर्व कोड के नीचे प्रेजेंट होते हैं। कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में बेटा, डोर्सल साइड में। और सारे मतलब बोलते हैं सारे, किसी किसी एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और बहुत सारे एनिमल के एडवांस स्टेज में भी होता है, और कभी कभी दोनों में भी हो सकता है। डोर्सल साइड हमारी कौन सी है? हमारी कौन सी है? बहुत से बच्चों को अभी कंफ्यूजन होगी, बहुत से बच्चों को लगता होगा ये सामने ये डोर्सल साइड, नहीं बेटा। जो बैक साइड है ना हमारी वर्टिब्रल कोलम वाली, वो डोर्सल साइड है। और जहाँ स्टर्नम है, स्टर्नम वाली बोन जो हमारी है, ये हमारी वेंट्रल साइड है। ठीक है, ये हम उल्टा लेट जाओ, उल्टा लेट के पीछे वाली साइड ऊपर आएगी, वो डोर्सल साइड है। ठीक है, और ये हमारी वेंट्रल साइड है। तो हम जब सीधे लेटते हैं, हम अपनी डोर्सल साइड पे लेटते हैं, और ऊपर जो है हमारी वो वेंट्रल साइड आती है। ठीक है, तो डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होती है। और ये क्या न्यूरल ट्यूब या फिर नर्व कोड के नीचे प्रेजेंट है? क्या करती है यार, ये क्या करती है, क्या है ये नोटोकोड का काम, क्या है ये बेटा? फाइनली जाके डेवलप होती है स्पाइनल कोड में। अब आपको स्पाइनल कोड तो पता होगा, स्पाइनल कोड तो बच्चे जानते होंगे अच्छे से। ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सारे सिग्नल लेके जाता है। कैसे आई वो डेवलप हुई नोटोकोड की हेल्प से। स्पाइनल कोड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें इंजरी हो जाए तो वो ठीक भी नहीं होती, पता है ना। आजकल तो बहुत सारे एडवांटेजेस टेक्निक्स चल गई हैं, जिससे कि मतलब बहुत फायदा होता है। बहुत सी चीजें ठीक होती हैं जो, जिनका हो भी नहीं सकता था कुछ, वो भी ठीक होते हैं। स्टिल स्टिल स्पाइनल कोड की इंजरी बहुत सीरियस होती है, समझ रहे हो। तो यही यही वो नोटो कोड है, बहुत संभाल के रखना है अपनी नोटो कोड को। इसी ने आगे जाके हमारे अंदर स्पाइनल कोड बनाई थी। ठीक है, और ये कवर्ड है किससे? नर्व कोड से। ठीक है, तो ये था हमारा नोटो कोड का फंक्शन। नोटो कोड के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, सिलेंड्रिकल है, सेमी रिजिड है, स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन करती है। कभी कभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, कभी कभी एडवांस में, कभी कभी दोनों में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इट इज द एंड ऑफ अवर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ पे हमारा एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ये सारे वो क्लासिफिकेशन थे, यही सारे वो बेसिस थे, जिसके बेस पे हमने एनिमल्स को इतना ज्यादा डिवाइड किया है, इधर इधर क्लासिफाई किया है यार, इजी बनाया है इसको। ये नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, तो इन्हीं के बेसिस पे हमने इसको इजी बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बेटा, अब फर्स्ट हमारा जो फाइलम है पोरीफेरा, हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट करेंगे, पोरीफेरा से। जो हमारा पूरा क्लियर पोरीफेरेंस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। उस टाइम में आप लोगों से पूछूंगी कि हमने पोरीफेरेंस में कौन कौन से बेसिस पढ़े थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। तो आप लोग इसको पूरा एक बार रीड करें और समझें कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा था। अब यही इसी को करके हम पोरीफेरा को सिंपल बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे पोरीफेरा वाला किंगडम, सॉरी फाइलम, पूरा अच्छे से, और सब चीजें देखते हैं। सो सी यू एट नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास अब डे टाइम में अराउंड 11 टू बिटवीन 11 to 1 के बीच में हमारी हर क्लास आएगी, और उसमें हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद आवर फाइलम पोरीफेरा। सो ओके, बाय, टेक केयर बच्चों। इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। जो भी है, आप लोगों के रिव्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से मैं अच्छा कंटेंट तैयार कर सकती हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं भी आया तो आप मुझे बता सकते हैं जो भी नहीं समझ आया। ओके, सी यू लेटर, बाय बच्चों।